I'm Shani Singh and welcome to this channel. Here we are going to study the 10th chapter from Home Science class 12 and the name of this chapter is Care and Maintenance of Fabric in Institutions. डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में फैब्रिक की केयर कैसे की जानी है और उसकी मेंटेनेंस कैसे की जानी है ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो, जब हम केयर और मेंटेनेंस की बात करते हैं फैब्रिक के तो इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला तो ये कि कीपिंग द मटेरियल फ्री फ्रॉम फिजिकल डैमेज, जो हमारा फैब्रिक है, जो हमारा मटेरियल है, उसको फिजिकल डैमेज से बचाया जा सके एंड रेक्टिफाइंग एनी डैमेज दैट मे ऑकर ड्यूरिंग इट्स यूज, और अगर यूज के दौरान कोई डैमेज हुआ है फैब्रिक को तो उसको सही किया जा सके, इसलिए केयर और मेंटेनेंस जरूरी होती है। केयर का मतलब कि वो खराब ना हो, मेंटेनेंस मतलब खराब अगर हो गया है तो उसको सही किया जा सके। रिटेनिंग और रिफ्रेशिंग द अपीयरेंस इन terms of removal of stains and dirt and retaining the textual and visual characteristics। तो यहाँ पे क्या करना है, कपड़े को रिटेनिंग और रिफ्रेशिंग बनाना है, उसकी अपीयरेंस को अच्छा रखना है ताकि वो देखने में अच्छा हो और साथ ही साथ उसका टेक्सचर भी सही रहे, और अगर उस पर कोई गंदगी है, कोई स्टेन है, कोई डर्ट है तो भी उसको रिमूव किया जा सके, इसीलिए कपड़े की केयर और मेंटेनेंस होती है। लॉन्ड्री इज बोथ अ साइंस एंड आर्ट। तो लॉन्ड्री क्या है, साइंस भी है आर्ट भी है। साइंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टूल्स का, टेक्निक्स का यूज किया जाता है, इसीलिए इसको हम साइंस बोलते हैं। आर्ट क्यों है, क्योंकि इन टेक्निक्स को यूज करने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, तो इसको आर्ट भी कहा गया है। इट इज ऑल्सो एन आर्ट सिंस इट्स एप्लीकेशन रिक्वायर द मास्टरिंग ऑफ सर्टेन स्किल्स टू प्रोड्यूस एस्थेटिकली प्लीजिंग रिजल्ट्स। तो सुंदर दिखे आपका कपड़ा, साफ करने के बाद आपका फैब्रिक सुंदर दिखे, इसके लिए आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए। तो ये जो साफ सफाई की स्किल है, ये क्या है, ये आर्ट है। लेकिन जो टूल्स का यूज करोगे आप लॉन्ड्री में, वो क्या है, साइंस है। तो लॉन्ड्री साइंस भी है और आर्ट भी है। Care and maintenance requirement of different fabric depend on the fiber content, type of yarn, and fabric construction techniques. The finishes given to the fabric and the purpose for which they are used. तो जो केयर एंड मेंटेनेंस है ना, वो बहुत चीजों पे निर्भर करती है। सबसे पहला ये कि जो फैब्रिक है वो किस तरह के फाइबर से बना है, किस तरह के धागे से बना है, फैब्रिक किस तरह से, किस टेक्निक का यूज करके बनाया गया है, फैब्रिक पे किस तरह की फिनिशिंग की गई है और किस तरह के यूज में वो फैब्रिक आता है। There are mainly three type of equipment in common use। तो लॉन्ड्री के लिए हम तीन तरह के इक्विपमेंट का यूज करते हैं, वॉशिंग इक्विपमेंट, डाई इक्विपमेंट और आयरनिंग और प्रेसिंग इक्विपमेंट। तो ये तीन इक्विपमेंट को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वॉशिंग इक्विपमेंट की बात करें तो धोने के लिए कौन से टूल्स यूज होते हैं, वॉशिंग मशीन ही यूज होती है। दो तरह की वॉशिंग मशीन होती है, टॉप लोडिंग और फ्रंट लोडिंग। अब जब हम ये जो दोनों वॉशिंग मशीन है ना, ये और भी कई तरीके से डिवाइड हो सकती है, मशीन को हम आगे भी कई तरीके से बांट सकते हैं। पहला तो है फुली ऑटोमेटिक, जिसमें हमको कुछ भी नहीं करना है। These machines have a single time setting of control for each use, water filling, temperature of water, water cycle and number of rinses। तो आपको सब कुछ पहले से ही सेट कर देना है कि कितना पानी भरेगा, क्या पानी का टेम्परेचर होगा, वॉश साइकिल क्या रहेगी, मतलब कितने देर तक कपड़ा धुलेगा, साथ ही साथ कितने बार कपड़े को धुलना है, कितने बार उसको रिंस करना है, ये भी आप एक बार में सेट कर दोगे। बार बार मैनुअली यहाँ पे कोई ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती। सेमी ऑटोमेटिक क्या है कि कुछ काम ये ऑटोमेटिक करेगी, कुछ काम इसमें मैनुअली किया जाएगा, आपके द्वारा किया जाएगा। दीज मशीन रिक्वायर इंटरवेंशन ऑफ द ऑपरेटर एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। तो यहाँ पे एक ऑपरेटर चाहिए जो इस मशीन को बीच बीच में ऑपरेट करे। रिंस वाटर इन सच मशीन हैज टू बी फिल्ड एंड ड्रेन्ड आउट। तो जो पानी है ये आपको इसमें भरना पड़ेगा और बाहर ड्रेन आउट भी करना पड़ेगा। दीज आर जनरली टू टब मशीन। तो ये जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है, ये टू टब मशीन होती है, इसमें दो टब होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मैनुअली ऑपरेटेड। ऑटोमेटिक मशीन हमने करी, फुली ऑटोमेटिक, फिर सेमी ऑटोमेटिक, अब है मैनुअली ऑपरेटेड मशीन। इन दिस मशीन 50% ऑफ और मोर ऑफ द वर्क मैनुअली डन बाय द ऑपरेटर। इसमें आधा या आधा से ज्यादा काम एक ऑपरेटर को ही मैनुअली करना पड़ता है। फिर ऑटोमेटिक वॉशर की बात करेंगे। ऑटोमेटिक वॉशर परफॉर्म्स द फॉलोइंग ऑपरेशन। ये सारे काम ऑटोमेटिक वॉशर करता है। फिल अप द वाटर, वाटर को फिल करता है, वाटर के लेवल को कंट्रोल करता है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये सब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में होता है। इसके बाद है वॉशिंग। देखो, सारी वॉशिंग मशीन एक ही प्रिंसिपल पे काम करती है, वो है फैब्रिक का मूवमेंट। जितना भी वॉशिंग मशीन है ना, उसमें फैब्रिक का मूवमेंट होता रहता है वॉशिंग शेड्यूशन में। द मेजर मेथड ऑफ दीज आर। तो जो ये वॉशिंग होती है ये किन मेथड से होती है वो बताया गया है। पहला है एजिटेशन। एजिटेशन टॉप लोडिंग मशीन में होता है। एजिटेटर में ब्लेड्स होते हैं जो रोटेट भी हो सकते हैं और ऑसिलेट भी हो सकते हैं। रोटेट का मतलब कि एक ही दिशा में घूमेंगे, ऑसिलेट मतलब कि एक दिशा में घूमेंगे फिर दूसरी दिशा में भी घूमेंगे, मतलब ये दोनों दिशा में अल्टरनेट मूवमेंट इनका होता रहता है। विच कॉज द क्रिएशन ऑफ अ करंट इन द टब, जिसकी वजह से जो टब है उसमें करंट आता है, फोर्सिंग वाटर इनटू द फैब्रिक, जिसमें से क्या हो, जब ये घूमेंगे, दोनों दिशा में घूमेंगे फिर एक दिशा में घूमेंगे, तो जिससे क्या होएगा कि जो टब है उस वो हिलेगा, उसमें करंट आएगा, जिसकी वजह से पानी
फैब्रिक के अंदर तक जाएगा, जो वॉशिंग सोल्यूशन है वो फैब्रिक के अंदर तक जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द मशीन एंड द टाइप ऑफ द फैब्रिक टू बी treated, the agitators may be made of plastic, metal or bakelite and are such that they are not affected by detergents, bleaches, softener etc. तो ये एजिटेटर कैसे होंगे, किस मटेरियल के होंगे, ये डिपेंड करता है वॉशिंग मशीन की साइज पे और फैब्रिक पे भी। कौन सा फैब्रिक आप धो रहे हो उस हिसाब से एजिटेटर्स होते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, मेटल के भी हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे होने चाहिए ये जिनके ऊपर डिटर्जेंट्स का, ब्लीचेस का, सॉफ्टनर्स का बुरा प्रभाव न पड़े। एजिटेशन स्पीड कैन ऑल्सो बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फैब्रिक। तो फैब्रिक के टाइप के आधार पे आप एजिटेशन की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो, अलग अलग स्पीड पे आप एजिटेशन करवा सकते हो। फिर है पल्सेशन, दिस इज ऑल्सो यूज इन टॉप लोडिंग मशीन, ये भी टॉप लोडिंग मशीन में ही होता है। द मूवमेंट इज कॉज बाय अ वर्टिकल पल्सेटर, एक वर्टिकल पल्सेटर होता है जिसकी वजह से मूवमेंट होता है, विच हैज वेरी रैपिड मूवमेंट वर्टिकली, जो कपड़े को वर्टिकली मूव करता है। वर्टिकली मूव करना मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मूव करता है, ठीक है। टम्बलिंग क्या है, दिस इज यूज इन फ्रंट लोडिंग मशीन, टम्बलिंग सिर्फ और सिर्फ फ्रंट लोडिंग मशीन में होती है, याद रखना। जबकि एजिटेशन और पल्सेशन किसमें होता है, टॉप लोडिंग में होता है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है ना वो हॉरिजॉन्टली होती है, सिलेंडर जो है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है और ये घूमता रहता है। विद ईच रिवॉल्यूशन द क्लोथ्स आर कैरिड टू द टॉप एंड देन ड्रॉप्ड इन द वॉश वाटर। तो हर रिवॉल्यूशन के साथ जो कपड़ा है ना वो ऊपर जाता है और फिर वो नीचे पानी में पटक दिया जाता है। दिस मीन्स दैट द क्लॉथ्स मूव थ्रू द वाटर रेदर देन वाटर मूविंग थ्रू क्लोथ्स। तो यहाँ पे कपड़ा मूव होता है, वाटर नहीं मूव होता, कपड़े को मूव किया जाता है वाटर में से, ठीक है। पल्सेशन और एजिटेशन में क्या था कि पानी घूमता रहता था, वॉशिंग सोल्यूशन घूमता रहता था और वो कपड़ों में जाता रहता था। फिर है रिंजिंग, अब आपने वॉशिंग कर ली तो रिंजिंग भी तो करोगे। अगर रिंजिंग अच्छे से नहीं हुई तो कपड़ा डल दिख सकता है, ग्रे दिख सकता है और उसका टेक्सचर भी हार्श हो सकता है, कड़ा हो सकता है। फिर है वाटर एक्सट्रैक्शन, अब जब रिंजिंग हो गई, आपने कपड़े को खंगाल लिया, अब आप क्या करोगे, वाटर को एक्सट्रैक्ट करोगे, वाटर को बाहर करोगे। वाटर इज एक्सट्रैक्टेड आफ्टर वॉश फेज एंड आफ्टर ईच रिंस फेज। तो धोने के बाद, रिंजिंग के बाद पानी बाहर निकाला जाता है, ड्रेन आउट होता है। तो तीन तरीके से ये होता है। पहला है स्पिनिंग, स्पिनिंग एट स्पीड ग्रेटर देन 300 आरपीएम। ये जो स्पिनिंग होती है ये किस स्पीड से होती है, जो ये पर मिनट रोटेशन है वो कितना है, 300। तो इस तरह से स्पिनिंग होएगी और पानी जो है ना कपड़े से बाहर हो जाएगा। द वाटर इज फॉर्म डाउन द ड्रेन, तो वाटर ड्रेनिंग के थ्रू बाहर हो जाता है। फिर है बॉटम ड्रेन, बॉटम ड्रेन क्या होता है, ये नीचे से मतलब मशीन के बॉटम से पानी बाहर आता है। मशीन विथ परफोरेटेड टब्स स्टॉप एट द एंड ऑफ वॉश फेज, वॉश फेजेस के एंड में मशीन को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। एंड देन एट द एंड ऑफ द रिंस फेज एंड ड्रेन आउट थ्रू द बॉटम। तो यहाँ पे रिंस फेज के बाद, वॉश फेज के बाद मतलब धोने के बाद, फिर रिंस करने के बाद कपड़े आप क्या करते हो, पानी को जो है जिसमें आपका कपड़ा मूव कर रहा है आप उसको बाहर निकालते हो। एट द एंड ऑफ ड्रेन पीरियड द टब बिगिंस टू स्पिन एज डिस्क्राइब्ड अबव, which removes the remaining water from the cloth। तो जब ड्रेन होता है उस समय जो है तुम्हारा टब जो है क्या करता है, स्पिन करने लगता है और जो पानी है वो बाहर निकल आता है। तो आपने ये पढ़ा है कि ड्रेन पीरियड का जब लास्ट होता है उस समय बहुत तेजी से टब स्पिन करता है और सारा पानी बाहर आ जाता है। तो ये बॉटम ड्रेन में होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन बॉटम ड्रेन एंड स्पिनिंग। यहाँ पे स्पिन और बॉटम ड्रेन दोनों होता है। स्पिनिंग में क्या था कि स्पिन के थ्रू आप पानी बाहर निकाल रहे थे, बॉटम ड्रेन में बॉटम जो था मशीन का वहां से पानी बाहर आ रहा था। लेकिन जो ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पे स्पिन भी होता है और बॉटम ड्रेन होता है, दोनों के थ्रू पानी जो है वो बाहर निकलता है कपड़े से। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स द बेस्ट वाटर एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे वाटर अच्छे से निकल पाता है, यहाँ पे जो सफाई होती है ना वो अच्छे से हो पाती है, हैवी डर्ट अच्छे से निकल पाता है क्योंकि स्पिनिंग हो रही है। तो बॉटम से जितना भी डर्ट है ना वो पानी के थ्रू बाहर निकल पाता है। स्पिनिंग टू नियर ड्राइनेस इज अवॉइडेड बिकॉज इट मे कॉज रिंकल विच आर डिफिकल्ट टू रिमूव ड्यूरिंग आयरनिंग। तो जब स्पिनिंग की जा रही है, जब आप कपड़े को सुखा रहे हो स्पिनिंग में, तब आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा आपको ड्राई नहीं करना है। तो जब ड्राइनेस आने लगे तब आपको स्पिनिंग रोक देनी है। क्यों, क्योंकि जब बहुत ड्राई होने तक आप स्पिनिंग करते हो तो रिंकल्स पड़ जाते हैं कपड़े पे और फिर वो आयरन के समय भी उनको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। द ऑप्टिमम स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली 600 टू 620 आरपीएम। तो जो यहाँ पे स्पिनिंग की ऑप्टिमम स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, 600 से 620 रोटेशन पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट स्पीड है। इसके बाद नेक्स्ट है ड्राइंग इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस। अब आपने कपड़े को धो लिया, आप सुखाओगे, तो सुखाने के लिए जनरली हम ओपन में कपड़े को सुखाते हैं, हवा में, धूप में। लेकिन जब हम कॉमर्शियल सेटिंग्स की बात करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे ड्रायर्स का यूज होता है। तो दो तरह के सर्कुलेशन सिस्टम का यूज होता है। दो तरह के ड्रायर्स, मतलब ड्रायर्स में दो तरह के सर्कुलेशन सिस्टम होते हैं, दो तरह के ड्रायर्स होते हैं बेसिकली, आप ये ध्यान में रखोगे। पहला क्या है, लो टेम्परेचर
वाला जो ड्रायर है, मतलब इसमें क्या होता है, हवा जो होती है वो लो टेम्परेचर पे होती है, का टेम्परेचर कम होता है लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, वेग ज्यादा होता है, खूब तेजी से हवा जा रही होती है लेकिन टेम्परेचर लो होता है। दूसरा क्या है कि टेम्परेचर तो हवा का ज्यादा है लेकिन जो उसकी स्पीड है वो कम है, बहुत धीरे धीरे वो सर्कुलेट हो रही है कपड़ों में से। फिर है आयरनिंग एंड हॉट प्रेसिंग। हमको पता है कपड़े को जब हमने धो लिया, सुखा लिया, तो अब उसको प्रेस करना है, आयरन करना है। तो आयरन क्या है, ये प्रोसेस है कपड़े को स्मूथ करने का। जब उसमें रिंकल्स पड़ जाती है, रिंकल्स कब पड़ सकती है, यूज करने में भी पड़ सकती है, धोने के बाद भी रिंकल्स पड़ सकती है। फिर चारकोल आयरन के बारे में बताया गया है कि ये क्या होता है, मेटल का बॉक्स होता है जिसमें एक लिड लगी होती है और उसमें जलते हुए कोयले के पीसेस को रखा जाता है और ये आयरन क्या होता है, फिर गर्म होता है। इसके बाद हम कमर्शियल लॉन्ड्री की बात करेंगे। द कमर्शियल लॉन्ड्रीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट सेक्शंस। ईच सेक्शन डील विद स्पेसिफिक जॉब सच एज वॉशिंग, वाटर सेक्शन, ड्राइंग, प्रेसिंग एंड आयरनिंग। देखो जब हम कमर्शियल लॉन्ड्रिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे कई सारे सेक्शन बने होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे सारा कुछ हो गया। यहाँ पे कोई कपड़े को धो रहा है, कोई कपड़े को सुखा रहा है, कोई कपड़े को प्रेस कर रहा है, तो अलग अलग सेक्शन बने होते हैं। सम लॉन्ड्रीज में हैव अ सेपरेट सेक्शन फॉर हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूशनल वर्क। दो तरह की लॉन्ड्रीज होती हैं, ऐसी लॉन्ड्री जो हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस के कपड़े धोती है, दूसरी वो जो इंडिविजुअल्स के कपड़े धोती है। दे ऑल्सो मे हैव सेपरेट सेक्शन फॉर, यहाँ पे भी सेपरेट सेक्शन हो सकते हैं। सेक्शन है ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कहीं कहीं पे धोने, सुखाने और आयरनिंग का काम अलग अलग हो सकता है। कहीं कहीं पे कपड़े के हिसाब से सेक्शन अलग हो सकते हैं कि वुलन को अलग जगह पे ट्रीट किया जा रहा है, सिल्क और सिंथेटिक को अलग जगह पे ट्रीट किया जा रहा है, ब्लैंकेट्स को अलग जगह पे ट्रीट किया जा रहा है। तो ये तरीके से अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं। मोस्ट लॉन्ड्रीज वुड हैव यूनिट्स फॉर इंस्पेक्शन, सॉर्टिंग आउट ऑफ मटेरियल एंड टेकिंग केयर ऑफ प्री ट्रीटमेंट्स लाइक मेंडिंग, रिपेयरिंग एंड स्टेन रिमूवल। तो बहुत सारी लॉन्ड्रीज में ये भी होता है, ज्यादातर लॉन्ड्रीज में ये होता है कि कपड़े का इंस्पेक्शन भी होता है धोने से पहले। देखा जाता है कि कौन सा कपड़ा है, किस तरह की उसको वॉशिंग चाहिए, किस तरह की उसको केयर चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। अगर कोई फटा है तो उसकी मेंडिंग वगैरह होती है, रिपेयरिंग होती है। दाग है तो उसका रिमूवल भी होता है, स्टेन रिमूवल भी होता है। दीज लॉन्ड्रीज हैव बिगर इक्विपमेंट एंड इन लार्ज नंबर्स। तो इन लॉन्ड्रीज में बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं, लार्ज नंबर्स में होते हैं। द वॉशिंग मशीन हैव द कैपेसिटी टू हैंडल 100 kg ऑफ और मोर ऑफ लोड इन वन साइकिल। तो जो यहाँ पे वॉशिंग मशीन होती है वो 100 kg या उससे ज्यादा का लोड एक बार में कैरी कर सकती है। दे हैव सेपरेट मशीन फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग के लिए यहाँ पे सेपरेट मशीन होती है। Other equipment include hydro extractors, dryers, flatbed ironing and pressing equipment, roller ironing and calendering machines, folding, packaging tables and trolley to carry material from one place to another। तो ये सारे equipment हो सकते हैं किसी भी लॉन्ड्री में। द कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैव अ सिस्टम ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड। जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होते हैं वहां पे रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम भी होता है, जहां पे रिकॉर्ड रखे जाते हैं कि कितने आर्टिकल रिसीव हुए, उनको चेक किया जाता है, कितना डैमेज है, क्या क्या केयर की जरूरत है, ये सब का रिकॉर्ड रखा जाता है। कि आपने अगर कोई कपड़ा दिया लॉन्ड्री में तो वहां पे देखा जाता है कि कितना कपड़ा आपने दिया है, उसको चेक किया जाता है, कोई डैमेज है, कोई केयर है कर की जरूरत है तो वो भी वहां पे की जाती है, डैमेज को सही किया जाता है। फिर है इंस्टीट्यूशनल लॉन्ड्रीज। तो देखो इंस्टीट्यूशनल लॉन्ड्री क्या थी, पहले हम कमर्शियल लॉन्ड्री पढ़े जहाँ पे कमर्शियल लेवल पे कपड़े धुलने का ही काम होता था। यहाँ पे हॉस्पिटल्स के कपड़े आते थे, इंस्टीट्यूशंस के कपड़े आते थे, लोग अपने पर्सनल कपड़े भी देते थे। लेकिन इंस्टीट्यूशनल लॉन्ड्रीज क्या है, यहाँ पे हर इंस्टीट्यूशन की अपनी अपनी लॉन्ड्री होती है। देखो कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे है ना जहाँ पे बहुत ज्यादा कपड़े रोज चाहिए, रोज साफ सुथरे लिनन चाहिए, साफ सुथरे यूनिफॉर्म चाहिए। ये कहाँ पे होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं, जेल में होते हैं, होटल्स में होते हैं। तो वहां पे इनका खुद का लॉन्ड्री डिपार्टमेंट होता है इन इंस्टीट्यूशंस का। The organized collection, laundry and timely delivered of processed material is essential to the operation of the institution। इन इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए इनको साफ सुथरे कपड़े की जरूरत होती है, तो इसी वजह से ये बाहर कपड़ों को नहीं देते, ये खुद ही अपने इंस्टीट्यूशन में लॉन्ड्री की व्यवस्था करके रखते हैं। There are two type of institution which have in-house laundry and maintenance setup within their organization। तो दो तरह के इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे उनका खुद का लॉन्ड्री सेटअप होता है। ये दो कौन से हैं, होटल्स और हॉस्पिटल्स। इनका खुद का लॉन्ड्री सेटअप होता है, ये अपने कपड़े कहीं बाहर नहीं देते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेड लिनन बहुत ज्यादा होता है, चादरें बहुत ज्यादा होती हैं हॉस्पिटल्स में भी, होटल्स में भी। और इसके अलावा रूम फर्निशिंग के लिए जो सामान होते हैं, चादर, कारपेट, ये सब भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए और स्टाफ की यूनिफॉर्म्स वगैरह भी होती हैं, एप्रन, कैप, मास्क, ये सब होते हैं, इन सबको धुलना होता है। तो इनके लिए कहीं बाहर नहीं भेजते। अब हम हॉस्पिटल की लॉन्ड्री के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे साफ सुथरी चीजों, मतलब एस्थेटिक ज्यादा दिखे कपड़ा, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्लीनलीनेस को, हाइजीन को ज्यादा फोकस किया जाता है, इन्फेक्शन ना हो इस चीज को फोकस किया जाता है। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल इन हॉस्पिटल आर ऑफ कॉटन एंड डाइड। तो यहाँ पे जो ज्यादातर कपड़े हैं वो कॉटन के होते हैं और रंगे हुए होते हैं। ओनली द ब्लैंकेट्स आर वुलन। बस ब्लैंकेट्स ही ऐसे होते हैं जो वुलन होते हैं। द डेली लॉन्ड्री डज एम्फसाइज मेनली ऑन क्लीननेस ऑफ कॉटन मटेरियल्स। तो जो डेली की लॉन्ड्री है उसमें ज्यादातर कपड़ा कैसा जाएगा, हॉस्पिटल में किन कपड़ों की डेली धुलाई होती होगी, कॉटन मटेरियल कपड़ों की डेली धुलाई होती होगी। क्योंकि यहाँ पे जो बेड लिनन यूज हो रहा है वो भी कॉटन का है, यहाँ पे चादर वगैरह सब कॉटन की होती है हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे कॉटन के कपड़ों की धुलाई ज्यादा हो रही होती है।
Here too, the stubborn stain may not be taken notice of the and finishing like starching and whitening is not included. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फिनिशिंग नहीं की जाती है कपड़े की, स्टार्चिंग नहीं की जाती, व्हाइटनिंग नहीं की जाती, और अगर बहुत ज्यादा दाग धब्बे है ना तो उनको भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि होटल्स में क्या होता है, वहां पे दाग धब्बों पे ध्यान दिया जाता है, वहां पे स्टार्चिंग होती है, व्हाइटनिंग होती है। इवन द आयरनिंग एंड प्रेसिंग में नॉट बी डन टू परफेक्शन। हॉस्पिटल्स में प्रेस करने की कपड़ों चादर को जरूरत भी नहीं है, बहुत ज्यादा परफेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इन्फेक्शन ना हो, हाइजीन मेंटेन रहे, इसका ही ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा रिपेयर और मेंडिंग पे ध्यान दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, ये डिपेंड करता है। अब जब हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करते हैं, होटल्स की बात करते हैं, रेस्टोरेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एस्थेटिक लुक पे ज्यादा जोर दिया जाता है, फिनिशिंग पे ज्यादा जोर दिया जाता है, तो ये सब चीजें यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एज कम्पेयर टू द हॉस्पिटल्स, द आर्टिकल्स हेयर मे बी ऑफ डिफरेंट फाइबर कंटेंट। हॉस्पिटल्स में हमको कॉटन के कपड़े ज्यादा दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपको कपड़े दिखेंगे। फाइनल फिनिशिंग ऑफ लॉन्डर्ड गुड्स, स्टार्चिंग, आयरनिंग, प्रेसिंग एंड करेक्ट एंड परफेक्ट फोल्डिंग आर एम्फोसाइज्ड। तो यहाँ पे स्टार्चिंग, आयरनिंग, फोल्डिंग अच्छे से हो, ये सब देखा जाता है, सब पे जोर दिया जाता है। दे ऑल्सो हैव टू केयर ऑफ गेस्ट पर्सनल लॉन्ड्री। गेस्ट की अपनी पर्सनल लॉन्ड्री को भी आपको देखना पड़ता है, उसको उसकी भी धुलाई करनी पड़ती है। एज मेंशन अर्लियर, द स्मॉलर होटल्स में हैव लिंक अप विद कमर्शियल लॉन्ड्रीज फ्रॉम आउटसाइड। देखो जो छोटे होटल है ना, वो कमर्शियल लॉन्ड्रीज में भी अपने कपड़े दे सकते हैं, लेकिन जो बड़े होटल्स है ना, वो इंस्टीट्यूशनल लॉन्ड्री ही करते हैं, वो अपने होटल में ही लॉन्ड्री की फैसिलिटी रखते हैं। The quantum of work, especially for bed linen, is much larger for hospitals as compared to hotels. देखो क्या लगता है कहाँ पे बेड लिनन ज्यादा निकलेगा, होटल्स में कि हॉस्पिटल्स में? हॉस्पिटल्स में ज्यादा निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइजीन का ध्यान रखना है, एक चादर आप एक से ज्यादा दिन नहीं बिछा सकते, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे बेड लिनन जो होता है वो ज्यादा उसका लोड होता है होटल की अपेक्षा हॉस्पिटल्स में। The big hotels may have up to 400 to 500 rooms. The larger hospitals may have to take care of 1800 to 2000 bed or even more. तो बड़े होटल में 400 से 500 रूम हो सकते हैं, बड़े हॉस्पिटल में 1800 से 2000 रूम बेड हो सकते हैं। Of these, sheet in operation theater, maternity ward and labor room may require 5 or more change per day. और कुछ तो जब हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो कुछ जगहों पे तो एक दिन में 5 से भी ज्यादा बार चादर बदली जाती है, जैसे ऑपरेशन थिएटर में, मटर्निटी वार्ड में जहाँ पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेबर रूम में। तो इन जगहों पे बहुत ज्यादा बार चादर बदली जाती है, क्योंकि चादर जल्दी जल्दी गंदी भी होती रहती है। लिनन रिक्वायरमेंट इन स्टॉक इज अ मिनिमम ऑफ 6 सेट पर बेड। तो स्टॉक में इनके पास हर बेड पे 6 चादर होनी चाहिए, 6 सेट होना चाहिए लिनन का। ईच सेट नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ बेडशीट। तो हर सेट में क्या होगा, एक बेडशीट होगी, ड्रॉ शीट होगी, पिलो स्लिप होगी। ब्लैंकेट जो है वो डेली चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर गंदा हो गया तो चेंज करो, नहीं हो गया तो नहीं करो। पेशेंट के बेड की चादर के अलावा और भी अदर आर्टिकल होते हैं हॉस्पिटल्स में, जैसे पेशेंट्स के कपड़े, डॉक्टर के कपड़े, इसके अलावा जितने भी टेबल क्लॉथ्स हैं, कर्टन वगैरह हैं, ये सब भी होते हैं यहाँ पे धोने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक की फील्ड में, तो आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ मटेरियल, जो कपड़ा है वो किस मटेरियल का है, कैसा उसका फाइबर है, कैसा यान है, कैसे फैब्रिक को बनाया गया है, कैसा उस पे कलर है, कैसे उस पे फिनिशिंग दी गई है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और आप जो चीज जिस तरह से धुलाई करोगे उसका क्या असर पड़ेगा कपड़े पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व, धुलाई में कौन के प्रोसेस का आपको नॉलेज होना चाहिए, स्टेप्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। जितने भी केमिकल यूज हो रहे हैं कपड़े की धुलाई में, जितने भी रीएजेंट्स यूज हो रहे हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसे इन केमिकल को यूज करना है और इनका कपड़े पे क्या असर पड़ेगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ द मशीनरी रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स फंक्शनिंग, जो भी मशीनरी यूज हो रही है उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि वो कैसे चलेंगी, कैसे वो काम करेंगी, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। स्किल्स आपने पढ़ ली कि क्या क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इन टेक्सटाइल साइंस, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, फैब्रिक एंड अपैरल वुड बी एक्सट्रीमली यूजफुल। अगर इन सब के बारे में इन सब से रिलेटेड आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो वो बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। दीज कोर्सेज आर ऑफर्ड एज स्पेशलाइजेशन फॉर द ग्रेजुएशन डिग्री बाय सेवरल इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द कंट्री दैट ऑफर होम साइंस। तो जिन भी इंस्टीट्यूशन में होम साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है, वहां पे आपको टेक्सटाइल साइंस, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। मतलब होम साइंस के अंडर में ही ये सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। इसके बाद स्कोप क्या है, अगर आप इस फील्ड में पढ़ाई कर लेते हो, आपके पास स्किल्स भी हैं, तो आपके पास क्या क्या स्कोप है, क्या क्या करियर ऑप्शन है। एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी, आप अपना खुद का कोई कमर्शियल सेटिंग स्टार्ट कर सकते हो, जहां पे आप अपनी खुद की कमर्शियल लॉन्ड्री की सुविधाएं दे सकते हो। These services provide much needed help and support for the end user in metropolitan areas, especially where women are working outside the homes। मतलब शहरों में जहां वुमेन घर से बाहर काम कर रही है, वहां पे आप अपना खुद का लॉन्ड्री स्टार्ट कर सकते हो। हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए भी आप ले सकते हो लॉन्ड्री। डे केयर सेंटर्स जितने भी हैं, नर्सिंग होम्स जितने हैं, वहां के जितने भी फैब्रिक्स हैं, उनकी लॉन्ड्री आप करवा सकते हो।
वर्क इन हाईटेक लॉन्ड्रीज, जितनी भी हाईटेक लॉन्ड्रीज हैं वहां पे भी आप काम कर सकते हो, जैसे रेलवे की, एयरवेज, शिपिंग लाइंस, होटल, हॉस्पिटल्स, यहाँ की जो लॉन्ड्रीज होती हैं वहां पे आप काम कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ आप कपड़े धुलने का काम करोगे, इनकी लॉन्ड्री में भी तो मैनेजर चाहिए, यहाँ पे भी मैनेजरल पोस्ट होती है, तो उस पर आप काम कर सकते हो। इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव अ हाउस प्रोग्राम फॉर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक एंड टेक्सटाइल, तो मतलब जिन भी इंस्टीट्यूशन में फैब्रिक और टेक्सटाइल की केयर और मेंटेनेंस होती है वहां पे आप काम कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने सब कुछ पढ़ा, इस चैप्टर में जो जो चीजें थी हमने सारी कवर की। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, चैप्टर समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।